डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमएलए ऑन हॉटलाइन के जरिए हम तमाम विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया है, कौन कौन से ऐसे काम है जो हुए और कौन कौन से ऐसे काम है जो किसी भी कारणवश नहीं हो पाए और आगामी 5 साल के लिए क्या कुछ रोड मैप उन्होंने बनाया हुआ है, किस तरीके से वो अपने क्षेत्र का विकास करेंगे अगर वहां की जनता एक बार फिर से उनको मौका देती है या फिर पार्टी जो है वो उनके ऊपर भरोसा जताती है, तो क्या कुछ न केवल रोड मैप रहने वाला है बल्कि हम ये भी जानेंगे कि विजन क्या होगा और कौन से ऐसे काम हैं जो इन 5 सालों में आप नहीं कर पाए लेकिन आने वाले 5 सालों में अगर मौका मिला तो उनको प्राथमिकता के तौर पर आप करना चाहेंगे, प्राथमिकता के तौर पर उनको निपटाना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। और ऐसे ही एक एमएलए हमारे साथ फिलहाल मौजूद है। हमारे साथ झज्जर जिले की बादली विधानसभा से कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनको आप मेरे साथ देख भी पा रहे होंगे। उनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा उनके बारे में आपको बता देता हूं। आप बखूबी उनको जानते हैं कि किस तरीके से आपको याद होगा कि 2019 में उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश धनखड़ को हराने का काम किया था और अच्छी खासी जीत जो है वो वहां से हासिल की थी और उसके बाद से ही वो लगातार चर्चा में थे। और उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से विधानसभा में अच्छे तरीके से पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखने के लिए वो जाने जाते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा के अंदर सदन पटल पर उन्होंने रखे और अपने क्षेत्र की समस्याओं को हल करवाने के लिए भी लगातार प्रयासरत भी हो रहे हैं, वो भी तब जबकि विपक्ष में है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। उसके बावजूद भी पूरी कोशिश की कि बादली विधानसभा में किसी भी तरीके से विकास के कार्य हो, लोगों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और बहुत सारी धमकियां भी उनको मिली। आपने देखा होगा कि उस धमकी का जिक्र भी वो विधानसभा के अंदर करते हुए नजर आए। उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम सवाल जवाब जो हैं वो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके पहले सबसे पहले तो मैं कुलदीप वत्स जी आपका स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद आपका हमें समय निकालने के लिए, समय देने के लिए सर। धन्यवाद जी अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आपके चैनल का बहुत। जी सर, और पहला सवाल मेरा यही है कुलदीप जी आपसे। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आपने बादली विधानसभा क्षेत्र का विकास किया है, कौन कौन से काम किए और कौन कौन से काम नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, वो तो मैं बाद में पूछूंगा। लेकिन पहले तो आप यही बताइए सर कि पिछले 5 साल में आपने कौन कौन से ऐसे काम है जो बादली विधानसभा क्षेत्र में बादली के लोगों के लिए, बादली वासियों के लिए किए। धन्यवाद एक तो आपका अमित जी। जी जिस प्रकार हम विपक्ष में बैठे थे, पर मैं बादली हल्के की जनता का बारंबार मैं धन्यवाद करता हूं, जो एक किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को और एक आम व्यक्ति को चुनने का काम किया था और मेरे को छत्तीस बिरादरी के भाईचारे ने एक इकट्ठा होके अपना आशीर्वाद देके मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया था। और मैंने भी, जो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया था, मैंने भी अपनी नेक नीति से और सच्चाई से, ईमानदारी से पूरे रोड से लेकर विधानसभा तक पूरा संघर्ष करके जितनी मुझसे जी सेवा हुई मैंने कोशिश की है वो काम करवाने की। और मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे 2016 में कई काम की ऐसी घोषणा हुई थी हमारे बादली हल्के में, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने करा दी कि भाई बादली को मैं सब डिवीजन बनाता हूँ। कई सड़कों की बात थी, कई स्कूलों की बात थी, कई कॉलेजों की बात थी, कई विकास के नाम पे जो 1650 करोड़ रुपए बादली हल्के की जनता को देने की बात करते थे। मैंने वो रूप भी बादली हल्के की जनता के बीच में जाके देखा। पर मैंने जो संघर्ष किया, देखिए मेरी 5 करोड़ की ग्रांट एक आई और जो वैगी की दो बार 2 करोड़ की 4 करोड़ रुपए हुआ है। पर मैंने अपने बादली हल्के में, मैं लोगों को भी बता दूं, अपोजिशन में होने के नाते भी, जो 25 करोड़ रोडों की मेरी ग्रांट आई, हमने जितने भी बल पड़े 25 के 25 करोड़ों के सबसे पहले मैंने बादली हल्के के अपने जो मेरी डिमांड थी, मैंने वो उस टाइम खट्टर साहब सीएम थे, मैंने तुरंत सबसे पहले अपनी भेजी और वो 25 करोड़ रुपए के मैंने सड़कों के जो मैंने काम पूर्ण रूप से कराए। उसके बाद बादली में जो सेक्रेटरीट की घोषणा तो कर गए थे, पर 2016 में घोषणा हुई थी और 2019 तक इन्होंने एक ईंट भी वहां नहीं लगाई। मैंने संघर्ष किया, लगातार संघर्ष किया। उसके बाद मैंने वो मिनी सेक्रेटरीट बनवाना 2021-22 में वो शुरू किया और वो अब बनने लग रहा है। उसके बाद पाटोदा का स्कूल था, घोषणा थी, वो स्कूल नहीं बना। हमारे बादली का स्कूल था, वो इन्होंने घोषणा कर दी। सिलानी का स्कूल था, घोषणा तो कर गए पर उनका काम शुरू नहीं किया। पर मैंने उसको पूर्ण रूप से पुरजोर तरीके से बारंबार उठा के
उनको काम को पूरा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और काम चल भी रहा है। और भी मुद्दे थे मेरे बादली हल्के के। मेरे बादली हल्के के गंभीर मुद्दे हैं, जैसे हमारे जी कई इलाके फ्लड के इलाके हो गए, जैसे सेम का पानी जिसको जमीन बोलते हैं, तो मेरे हल्के की वो लड़ाई थी, मैंने उसको भी लड़ा है और काफी गांव का कोशिश की है समाधान कराने की, जो पाइप लाइन दबी है, और लोगों को कुछ न कुछ राहत दिलाने का मैंने काम किया। पर मैं भी ये भी मानता हूँ जी कि जो काम 10 साल में, मैं तो कहता हूँ पूरे हरियाणा का ही बीजेपी गवर्नमेंट ने एक किस्म से दिवाला पीटने का काम किया है। भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करते थे, आज हरियाणा में भय भी है, भ्रष्टाचार भी है, और इतना बड़ा आज के दिन मेरे हिसाब से जो आम व्यक्ति, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे कोई और गए, आए दिन धमकियां मिल रही हैं, लोगों की फिरौती मांगी जा रही है, ये पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर तक को गोलियों के माध्यम से आप भुना जाता है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ की कानून व्यवस्था क्या है। पर मैं एक चीज जरूर कह रहा हूँ, 10 साल जो मेरे बादली हल्के का लॉस हुआ है, जैसे ओम प्रकाश धनखड़ जी कहते थे मैंने 1650 करोड़ रुपए दिए, मैं अमित जी बड़ी गंभीरता के साथ यार बड़े अदब से बात करना चाहता हूँ कि 1650 करोड़ रुपए मेरे इलाके के 100 गांव है, 98 पंचायत है, उस हिसाब से 16.5 करोड़ रुपए प्रत्येक गांव में आते हैं। पर मैं चैलेंज करता हूं कि आप प्रत्येक गांव में आओ, ऐसे ऐसे गांव थे जैसे लवारी गांव, जी शमशान घाट में हमारे किसी बुजुर्ग की या किसी नौजवान की किसी भी घर में कोई हादसा को डेथ होती थी तो ट्रैक्टर ट्रोलियों में डेड बॉडी लेके जाते थे। 5-5 साल जी के रोड, जो सड़कें टूटी पड़ी थी, तो वो ऐसे ऐसे काम थे जो इलाके के, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि बादली हल्के के साथ नहीं, पूरे जिला झज्जर के साथ, पूरे हालांकि तो पूरे इसने तो पूरे प्रदेश में विकास के नाम का काम नहीं, विनाश करने का काम किया। पर बादली हल्के में मैं जो मंत्री होते थे और पावरफुल महकमा, पंचायत मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर, पता नहीं क्या ना कितने महकमे, फिशरी का उनके पास, और बादली हल्के की जनता ने क्यों नकारा। सबसे बड़ी बात ये थी जो बादली हल्के में भ्रष्टाचार किया। आज पंचायतें हैं, ऐसी ऐसी पंचायतें, जब आप राज आएगा जब बताएंगे, एक एक गांव में एक एक गली 4-4 बार बना रखी है और उसके बिल पास हो रहे हैं, और अगर वहां पे जाएं धरातल पे तो एक नहीं लग रही। तो बादली हल्के का कहीं ना कहीं दुर्भाग्य, मैं कहूंगा कि 5 साल मंत्री रहने के बाद भी जो इलाके का काम नहीं है। पर मैं एक चीज जरूर कह रहा हूँ, चाहे रोजगार की बात है, चाहे विकास की बात है, मेरे बादली हल्के का 10 साल का नुकसान हुआ है। आप लोगों के आशीर्वाद से, बादली हल्के की जनता के आशीर्वाद से गवर्नमेंट बन रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, ये काम जो बाकी काम है, बहुत कुछ काम बाकी है, मैं आपको बता दूं, चाहे वो एजुकेशन के लिए है, चाहे वो सड़कों के लिए है, चाहे रोजगार के लिए है, चाहे गांव के विकास, ग्रामीण जो विकास की बात जो हुड्डा साहब ने जब 10 साल का राज रहा, जो हमारे इलाके में जो विकास हुए थे, वो सारे आज इनके कहते ठेकली तक नहीं लगी। वो काफी ऐसे काम बाकी भी पड़े हैं, उनके लिए मुझे दर्द है। पर मैं एक चीज जरूर कहता हूँ अमित जी, जो मेरे को मेरे चाचा था उन्हें जिम्मेवारी दी, मैंने बिल्कुल ईमानदारी से निभाने का काम किया, चाहे कोविड की बात थी, चाहे और भी कोई समस्या, चाहे मेरे इलाके की कोई भी मेरी सोशल एक्टिविटी भी है। मेरा इलाका जानता है कि मैं 24 घंटे, मैं और मेरा परिवार, मेरे साथी 24 घंटे हम अपने चाचाओं के साथ खड़े रहे। सबसे बड़ी बात, मैंने कभी ना अहंकार की बात करी, ना किसी को ऐसा है, ऐसे कई बार कहते थे भाई विधायक जी के भी काम में आया, पर आपको कभी ये कोई नहीं कह सकेगा कि भाई कुलदीप वत्स, उनका बेटा, उनका भाई हमारे दुख में, दर्द में, खुशी में, गमी में हर वक्त नहीं खड़ा हो तो वह गुनाहगार हो। रही कोविड के समय भी हमारी पूरी टीम ने बढ़ चढ़ के पूरे इलाके में, चाहे वो सैनिटाइज की बात थी, चाहे खाने की बात थी, चाहे मेडिसिन की बात थी, हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि राज में हम देखो है नहीं। पर मैं कह दूं, पर फिर भी आप पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट झज्जर, रोहतक, जितने भी एमएलएज हैं, आप सबका रिकॉर्ड देखना और मेरा रिकॉर्ड निकलवा लेना। मैंने तो अपनी ग्रांटों से कई गुना लड़के, मतलब मैं तो फाइटर की तरह लड़ता हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मैंने बादली हल्के में 50 से 60 करोड़ की ग्रांट, चाहे वो खेत खलिहान की है, चाहे अपने फिरनियों के रास्ते हैं, चाहे गांव के रास्ते हैं, चाहे पानी की निकासी, चाहे चौपाल हैं, और मैंने लड़ाई झगड़े कर मैंने तो ऐसे पूर्व विधानसभा में रखता था। जैसे मैंने लवारी का मुद्दा रखा, मैंने सिलाना का मुद्दा रखा, मैंने भुपनिया का मुद्दा रखा, मैं तो ऐसे कई गाँव के ऐसे मुद्दे थे जिनकी वजह से मैं अलग से ग्रांट भी उनको दिखा के लेके आया। पर लोगों ने जो मैं चाहता हूँ आज बादली हल्के की, आपको दिल की बात बताना चाहता हूँ, बादली हल्के में
कम से कम प्रत्येक गांव ऐसे ऐसे बुरी हालात हो रही है, प्रत्येक गांव में 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ रुपए लग के, छोटे गांव हैं तो 20 करोड़ रुपए में जाके सुधरेंगे, और बड़े गांव हैं तो 30-30, 35-35 करोड़ में जाके उनकी दशा सुधरेगी, क्योंकि 10 साल इस इलाके में विकास के नाम से कुछ नहीं हुआ है। ये चीज मैं मानता हूँ, जो विकास होने हैं वो बहुत कुछ है मेरे इलाके में। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकारता हूँ, जो काम होने चाहिए वो काम नहीं हुए, क्योंकि हम विपक्ष के नाते हमारे साथ भेदभाव होता रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने खुद ही सर 2 सवालों का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि पिछले 5 साल में आपने कौन-कौन से काम किए हैं, और आपने ये भी बताया कि कुछ काम ऐसे हैं जिनको आप करना तो चाहते थे, लेकिन किसी भी कारणवश, हालाँकि उसमें सबसे बड़ी मजबूरी यही रही क्योंकि विपक्ष में हैं आप, तो उतना सहयोग आपको अमित नहीं जी, मिला। मैं एक चीज, अमित जी आपको एक बात और रोक रहा हूँ। जी। मैंने तो पहाड़ के साथ लड़ना पड़ रहा था। पहाड़ के साथ लड़ना इसलिए पड़ता था, मेरी ग्रांट आती थी, मैं लड़ाई करके उस ग्रांट को लेके आता। तो हमारे जो ओम प्रकाश जी थे, वो उस ताकत को, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे, अपने सेकंड टू सीएम से भी पावरफुल थे जी हमारे। आपको मैं बता दूं, बड़ी हैरानी की बात है, झज्जर टू बादली की सड़क थी, उसमें 3.5 पौने 4 साल तक उसके पैसे पास होने के बाद 3 बार टेंडर कैंसिल करा दिया, क्योंकि लोगों को परेशान किया जाए। उसके बाद हमारे इलाके में बिजली के छापे इतने जबरदस्त तरीके से गरीब आदमियों पे जानबूझ के, उसके बाद जो हमारे नौजवान साथी आरटीओ जो है आज भी, खासकर बादली हल्के में, जो ईंट का काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं। अमित जी, बड़ी हैरानी की बात है, ये लोग इस प्रकार के दुश्मनी निकालते हैं। एक एक आदमी पे 16-16 लाख रुपए का चालान हुआ है, वो मजदूर और किसान के बेटे क्या करेंगे। तो हमारे साथ तो कहीं ना कहीं हर रूप में जाति हुई है। ओम प्रकाश जी ने कसर छोड़ी नहीं भाई, और लोगों को अहंकार के साथ कहता भाई हमने तो हरा दिया, पर मैं तो उससे भी ऊंची कुर्सी पे जाके बैठ गया। पर लोगों के साथ देखिए हार जीत, ये वही ओम प्रकाश जी हैं, इसी बादली हल्के ने उनको बहुत अच्छी इज्जत दी, आपको जिताया, और आपको मंत्री, आप 11-11 महकमे के मंत्री बने। और फिर अगर आप अपने कर्मों से हारे हो, तो फिर बादली हल्के का तेल निकालने का अगर कोई काम कर रहे थे तो ओम प्रकाश जी कर रहे थे। चाहे सड़क की बात थी, चाहे स्कूलों की बात थी, चाहे सेक्रेटरीट की बात थी, चाहे किसी के विकास की बात थी, किसी के रोजगार की बात थी, तो हर जगह कहीं ना कहीं उन कामों को रुकवाने का काम किया जाता था। मेरे साथ ये बहुत बड़ी घटना थी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं कुलदीप जी आपसे एक और बात जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि क्राइम फ्री करने के लिए, बादली को क्राइम फ्री करने के लिए वाकई में एक अभियान आपने छेड़ा और काफी हद तक इसमें सफलता आपको मिली। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? क्योंकि क्राइम का रेट अगर बादली की हम बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा है, जिस पर आपने काबू पाने की पूरी कोशिश की, जैसा कि मैंने बताया कि उसके खिलाफ कैंपेन भी छेड़ा और आपको बहुत सारे थ्रेट्स भी आए, जिसका जिक्र आप विधानसभा के अंदर करते भी दिखाई पड़े। लेकिन अभी की मौजूदा स्थिति की बात करें तो वो क्या दिखाई पड़ती है? देखिए अमित जी, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, मैं धन्यवाद करता हूं बादली के आसपास के युवाओं का, और कुछ पुलिस के जो कप्तान थे, कुछ डीएसपी थे, कुछ जैसे एसपी साहब थे और स्टाफ था, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। क्योंकि हमने बादली हल्के में, बादली में खासकर प्रॉपर आसपास के गांव में, हमने नशे और अपराध पे बहुत कुछ काम किया है, और पहले से मेरे इस इलाके की सिचुएशन बहुत सुधार हुआ है। और मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, मेरा एक सपना है कि नशा मुक्त हो बादली हल्का मेरा और अपराध मुक्त हो बादली मेरा। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ, खासकर युवाओं से, कि अपराध से और नशे से बचें। कारण क्या है? क्योंकि आप अपने माँ बाप के इकलौते, आप पे बहुत अपने उनकी आस होती है, परिवार की आस होती है, गांव की आस होती है। आज बच्चे जैसे ये बेरोजगार की वजह से बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, अपराध की तरफ जा रहे हैं। आज हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 है, अपराध नंबर 1 है। क्यों है? कारण ये है कि आज बच्चे बेरोजगारी की तरफ है। अगर बच्चों को काम धंधे होंगे तो अपने परिवार को पालने का काम करेगा। आज बच्चों को रोजगार नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा इफेक्ट बच्चों की जो अपना बेरोजगार होने की वजह से अपराध बढ़ रहा है। पर मैं बादली हल्के की जनता को आश्वस्त करता हूं कि बादली हल्के में अपराध को और नशे को मैं तो अपने नहीं लूंगा, ना मैं ऐसे लोगों को संरक्षण देता हूं। और मैं ये चाहता हूं मेरा बादली हल्का अमन चैन भाईचारा मेरे इलाके में कायम रहे। हम हरियाणा में भी आज आपको कह रहे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, प्रदेश के 2 महीने का राज बीजेपी का है।
आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और आपको याद होगा अमित जी, तो चौधरी भूपेंद्र जी। हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने आते ही हम्म। बहुत ज्यादा इनकाउंटर कराए थे। और यहाँ बदमाशी का लहर चली हुई थी चौटाला टाइम में, जेलों से हरियाणा की गवर्नमेंट चलती थी, पर हुड्डा साहब ने आते ही बहुत कुछ गैंगों का सफाया किया। हम एक चीज जरूर कह रहे हैं, हमें अमन चैन भाईचारा चाहिए, हमें अपना खून खराबा नहीं चाहिए। हमें बच्चों को हम कहेंगे, हम कह रहे हैं बच्चों को रोजगार देंगे, बच्चों को प्लेटफार्म देंगे, बच्चों को अपराध जी। की तरफ जाने का हम नहीं देंगे। हम बच्चों को ये प्लेटफार्म देंगे कि आप आइए, आप अच्छी एजुकेशन, हम उनकी बच्चों की कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन लें, और एजुकेशन के बाद हमारे बच्चे पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो जॉब की तरफ जाए, जो प्राइवेट जॉब है चाहे गवर्नमेंट की जॉब है, तो जॉब भी देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि चाहे सर अब तो चुनाव नजदीक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, 2.5 से 3 महीने मैक्सिमम आप मान के चलिए। तो क्या उम्मीद करें एक बार फिर से जनता जो है वो मौका देगी, आशीर्वाद मिलेगा, और खासतौर पर पार्टी का भरोसा जो है वो कायम है क्या आपके ऊपर? देखिए, पार्टी का भरोसा पूर्ण रूप से कायम है, और सबसे बड़ी जी। बात, पार्टी के भरोसे के साथ साथ जी। मैं, मेरे बादली हल्के के मेरे काका ताऊ, मेरे भाइयों, मेरे परिवार हैं, और छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरी तो कोई ताकत और वो है नहीं, इन्हीं के आशीर्वाद से मैं बना था, और ये इन्हीं के आशीर्वाद से आगे भी बनेंगे, और बढ़िया से मजबूती से। जो हमारे पे मेरे पे जो कर्ज बादली हल्के का चढ़ा हुआ है, अब की बार राज आएगा, और इस कर्ज को बादली हल्के की जनता को कई गुना करके उतारने का काम करूंगा। और बादली हल्के के मैं कोई एमएलए नहीं हूँ, ये मेरी बादली हल्के की जनता एमएलए है, और ये इन्होंने ये पता भी है कि इनका बेटा, इनका भाई जैसा भी है, हर वक्त इनके साथ खड़ा रहा है, और जैसे मेरी औकात रही है। मैं ये नहीं कह सकता, मैं आज इस बात को बिल्कुल कबूल करता हूँ कि भाई कोई आदमी ये कहे कि भाई मैंने तो विकास की गंगा बहा दी, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता। जितने मेरी ग्रांट आई, मेरे पूर्ण रूप से ईमानदारी से उससे और विधायकों से कई गुना करके अपने इलाके में लेके आया, उस ग्रांटों को भी लगाया। जितनी मैंने अपनी पॉकेट से भी जितना मैंने जो हुआ, मैंने अपने परिवार के काका ताऊ ने कभी मेरी कोई ड्यूटी लगाया। आप यहाँ का सर्वे भी कर सकते हो, कोई भी विरोधी हैं वो कुछ कह सकते हैं, पर आम जनता आपके भाई के बारे में ये नहीं कह सकेगी कि इसमें कोई अहंकार है, कोई घमंड है। मेरे को तो भगवान ने दोबारा जिंदगी दी है, और मैं तो इस बादली हल्के की जनता का इतना मेरे पे कर्ज है, जो भगवान ने जीवन दिया है, कि जीवन अच्छाई के लिए लगाऊंगा, कभी किसी के गलत काम के लिए नहीं लगाऊंगा। और बादली हल्के की जनता ने मुझे उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से मुझे जिंदगी मिली है, तो मेरा फर्ज है। और मैं कोशिश ये रहेगी कि देखिए, राजनीतिक में लोग आने के बाद भूल जाते हैं, घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, पर मेरे काका ताऊ, मेरे परिवार के लोग ये नहीं कह सकेंगे कि भाई इनके चीज छोरे में या हमारे बेटे या भाई में कोई घमंड आया हो, कोई अहंकार आया हो। और मैं ये भी कहता हूँ, भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, भाई भगवान, मेरे को आपने इस लायक बनाया है, तो भाई मैं इनकी सेवा करूं। अगर कोई मेरे में अहंकार या कोई ऐसी बात आए, कोई लोग भ्रष्टाचार में डूबते रहते हैं, लिप्त रहते हैं, पर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे बादली हल्के की जनता को और इस हरियाणा की जनता को भी आश्वस्त करता हूँ, ईमानदारी से, मेहनत से अपने इलाके की सेवा करने का काम करूंगा। बिल्कुल नहीं, देखिए कुलदीप जी, आपके अंदर घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, वो तो मैं भी अच्छे से जानता हूं, क्योंकि जब मेरी चंडीगढ़ में आपसे पहली बार मुलाकात हुई तो उसी से समझ आ गया था कि आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए तो मैं आपकी तारीफ करता हूँ। मैं जिससे भी बात करता हूँ आपके बारे में, इसमें कोई वो डाउट नहीं है मुझे कि वाकई में आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा सर आपसे कि कांग्रेस की क्या संभावना देख पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि हैट्रिक हम लगाएंगे, हैट्रिक हम ही लगाने वाले हैं। कांग्रेस को सपना देखना है तो देखिए, सपना देखने से कौन रोक सकता है किसी को? कांग्रेस सपने देख रही तो देखे, उससे क्या है। अमित जी, मैं एक चीज जरूर कहूंगा आज आपको जी, आपके चैनल के माध्यम से, मैं बीजेपी के नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, सपने देखना तो उनके लिए भी अच्छी बात है, पर मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, इस प्रदेश में मैं ये नहीं कहता, पर एक चीज जरूर है, आप भी इस बात को कबूल करोगे, ये बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी, इन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की थी, आपको याद होगा इन्होंने क्या क्या नाम दिए थे राहुल गांधी जी को। हमारा मतलब एक साथ आपसी भाईचारा बने रहे, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत से मेरा हरियाणा आगे बढ़े,
और आज आपको बता रहा हूँ, ये वो बीजेपी की पार्टी है, इनके नेता कहते थे किसान की आय दुगनी करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे। एक हमारे ओम प्रकाश जी यहाँ कुर्ते काट के घूमते थे, बराड़ा साहब कुर्ते काट के घूमते थे कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, रिलायंस से जमीन वापस दिलाएंगे। आज मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से, किसान की आय दुगनी हुई हो तो बताओ, किसान के साथ क्या किया बीजेपी के लोगों ने? किसान को खालिस्तानी कहा, किसान को पाकिस्तानी कहा, किसान को गद्दार कहा, किसान को गोलियों से, पानी की बौछारों से, लाठी नहीं किया। आप बताओ। उसके बाद आता है जय जवान जय किसान। जवान की बात आपने किसान की सुन ली, आप जवान की सुन लो। जवान जो इस देश की सीमा पे रक्षा करता है वो किसान का बेटा है। जवान आज सीमा पे शहीद हो रहा है, एक सिर के बदले 10 सिर शहीद के लाने की बात करते थे। आज उसी फौज को अग्निवीर के नाम से कमजोर करने का काम बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया या नहीं किया। तीसरी बात आती है खिलाड़ियों का, जो खिलाड़ी जिस देश के तिरंगे को हाथ में लेके चलता है तो एक जज्बा आता है आदमी का, ये होता है कि हाँ हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। जब वो बेटियां, वो पहलवान या हमारी बेटियां मेडल लेके आती थी तो सब उसको गले लगाते थे। स्वयं प्रधानमंत्री जी उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, कहते हैं विनेश तू तो मेरी घर की बेटी है। और उसी विनेश और उन्हीं खिलाड़ियों को किस प्रकार से घसीटा जा रहा था, लाठियों से मारा जा रहा था, तो ये बेटियों का सम्मान था और खिलाड़ियों का सम्मान था। उसके बाद आप आज एक युवा जो 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात करते थे, आज आए दिन पेपर लीक, नीट के पेपर के आपने पता है। हरियाणा में कौशल के नाम से लोग युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। लोग कहते हैं हमने इतने रोजगार दे दिए। मैं पूछना चाहता हूँ सैनी गवर्नमेंट से, बीजेपी की गवर्नमेंट से, मुझे बताएं कि आपने हरियाणा में पक्की कितनी गवर्नमेंट की नौकरियां दी हैं लोगों को युवाओं को ठगने का काम किया। आज MA BEd युवा आज 15-15 हजार की नौकरी के लिए मेरे पास आते हैं, ये कहते हैं कि हमने हरियाणा में बहुत विकास करा है। आज उसके बाद में आप आज ये कर्मचारियों को, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, चाहे कंडक्टर हैं, चाहे टीचर हैं, कौन सा ऐसा वर्ग है जिनको इन्होंने पीटने का काम नहीं किया हो। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं हम OPS लागू करेंगे। हमने वादा किया था, हिमाचल के अंदर किया, हमने वादा किया राजस्थान में किया, हमने वादा किया कर्नाटक में, हमने तेलंगाना में, आते हमें OPS लागू करेंगे। इन्होंने वादा किया था, काम किया। उसके बाद अभी आज बात करते हैं सैनी साहब कि 100 गज के प्लॉटों की, हमने 3.5 लाख प्लॉट BPL परिवारों को देने का काम किया था, उसमें CBC के भाई। आज उस टाइम 20,000 ऐसे परिवार थे जिनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो पाई थी, वो 20,000 लोगों की रजिस्ट्री 10 साल में नहीं दे पाए। अभी झूठी घोषणा करके उन गरीब परिवारों को कहते हैं कि हम गरीब परिवारों को 100 गज का मकान देंगे, ये देंगे। तो झूठे ये लोग हैं। इनके सबसे बड़ी बात, ये अहंकार के घोड़े पे सवार हैं। ये इनका अहंकार, कोई वर्ग ऐसा बताइए, चाहे वो किसान वर्ग था, चाहे कोई जातिगत बातें जब आई हैं तो कई समाजों के बहन बेटियों के बारे में कहा, किसी का कुछ कहा, किसी का कुछ कहा। तो ऐसे लोग ये घमंड के घोड़े पे, अहंकार पे सवार रहते हैं, तो लोग इनका घमंड को तोड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में, और हमारे नेता राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो एक विश्वास है हमारी दोनों पे, हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी पे और उदय भान जी पे, हरियाणा में 101% मैं कह रहा हूँ इनकी 20 सीट से भी ऊपर इनकी बीजेपी की सरकार सीटें नहीं आएंगी और बहुत स्पष्ट बहुमत और अच्छे बहुमत से कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। जी बिल्कुल। देखिए अच्छी बात है भाई, आपको इस बात का भरोसा है और आपने बताया भी कि क्या क्या कमियां हैं, सरकार ने किस तरीके से पिछले 10 साल में काम किया है, और आपको ऐसा लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी को ऊपर भारी पड़ने वाली है। आज बोलिए आप। कह रहा हूँ सर, जी अमित जी एक चीज और कह रहा हूँ, आज इन्होंने पोर्टल लागू कर रखे सर। मैं स्वयं आपको एक बता रहा हूँ, मैंने एक अप्लाई कर रखे फॉरेस्ट की वो NOC के लिए। आज मैं 4 महीने से मैं अफसरों के फोन कर रहा हूँ, आज इनका पोर्टल नहीं चला। मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ, गरीब आदमी बेचारे पोर्टल के चक्रों काट हो रहे हैं। प्रॉपर्टी ID के नाम से जो लोगों को लूटा जा रहा है, जो चोर एक दुकानें इन्होंने खोल रखी हैं, भ्रष्टाचार के अड्डे खोल रखे हैं, वो इतना प्रॉपर्टी ID और ये इतना बुरा हाल इस प्रदेश में है। आज तहसील में अलग रिश्वत है,
प्रॉपर्टी आईडी बनवाने जाओ, वहां अलग रिश्वत है। मैं कह रहा हूँ आज ऐसी इतनी बुरी हालत है, लोग ये कहते हैं हमारे पास, बोले जी पहले जो 1 रुपए में काम होता था 100 रुपए में भी काम नहीं होता, चक्कर काट रहे हैं। तो ये आज ये विकास की नशोरी, ये राज की बात देख रहे हैं लोग, इनके जूते मारेंगे, इनका आप देखना, ये ऐसे रहे, इनको गांव में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हर वर्ग को इन्होंने परेशान करने का काम किया है। जी, तो ये जो उत्साह है कुलदीप जी, क्या ये जो लोकसभा चुनाव में जो बूस्ट मिला है कांग्रेस पार्टी को, जिस तरीके से आपने 10 में से 5 सीटें जीतने का काम किया, क्या उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है, या आपको लगता है जो आप बात कर रहे हैं कि भाई 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी उसका आपको फायदा मिलेगा? देखिए अमित जी, मैं एक बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं जी, अगर हमारे नेता सारे मिलकर अच्छे से इलेक्शन लड़ जाते तो मैं कह रहा हूं 10 की 10 सीट कांग्रेस जीतती। लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, लोगों ने इलेक्शन लड़ा है। देखिए हम 3 सीट तो बिल्कुल कम मार्जिन से लूज किए, आपको पता है। बिल्कुल 3 सीट हम बिल्कुल कम मार्जिन से, अगर हम सब फाइट अच्छे से करते हम जीत जाते। जो दूसरी बात आपने कही, ये लोकसभा और विधानसभा में अलग अंतर होता है, अलग मुद्दे होते हैं। जहां मोदी के नाम से वोट लेके चले गए, कोई राम मंदिर के नाम से, कोई हिंदू पाकिस्तान, पता नहीं इनके एजेंडे आप समझते हो। पर आज जो हरियाणा का जो इलेक्शन होगा, मैं आज आपको बता रहा हूं, आज अभी हम 46 सीटों पे जीतते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं, दावे के साथ मैं कह सकता हूं 65 से 70 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यहाँ से 65 से 70 आज हमारा आप बात कर रहे हैं, और ये हरियाणा की जनता सुन भी रही है। रिजल्ट के बाद हम बैठेंगे और आप बताना कि कुलदीप वत्स ने गलत कहा था, सही कहा था। इस बात को मैं आज कह रहा हूं, क्योंकि लोगों ने मन बना दिया कि जैसे खट्टर साहब की गवर्नमेंट थी, वो सैनी साहब लगाए बैठा दिए हैं, कुछ नहीं है, सारा काम अभी भी खट्टर साहब कर रहे हैं। और इस प्रदेश का भट्ठा बैठाने का काम, भ्रष्टाचार में लिपित करने का काम खट्टर और सैनी को अलग नहीं, दोनों एक होके इस हरियाणा को गलत में धकेलने का काम इन लोगों ने किया है। लेकिन आपने खुद इस बात को स्वीकार किया है कुलदीप जी कि भाई अगर हम मिलकर एकजुट होकर के चुनाव लड़ते तो हमें और ज्यादा फायदा होता, और कम से कम ये सीटें 10 नहीं तो 8 तो होती। तो आपको लगता है कि अब जो स्थितियां हैं या परिस्थितियां हैं कुछ बदली हैं इन 1.5-2 महीने में? क्योंकि किरण चौधरी जो है वो छोड़कर चले गई कांग्रेस पार्टी को, आप देख ही रहे हैं। तो अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो भाई इसका नुकसान तो फिर विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है ना? देखिए अमित जी, मैं आपकी एक बात का जवाब देता हूं। पहले आपने कहा किरण चौधरी छोड़ के चले गए जी। अगर किरण चौधरी को जिस टाइम राज्यसभा का चुनाव हुआ था, जिस टाइम इन्होंने गद्दारी की थी, पार्टी के साथ पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था, अगर उसी टाइम इसको निकाल देते तो पार्टी को ये नुकसान भी नहीं होता। आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, भिवानी और दादरी एक सीट भी कांग्रेस पार्टी अगर हार जाए तो आप मुझे कहना, किरण चौधरी खुद तो शाम से इलेक्शन हारेंगी, और 5-6 सीट हमारी दोनों डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेताओं को जाने से नुकसान नहीं है, उनसे फायदा है। क्योंकि क्यों फायदा है कि साथ जो, देखिए दुश्मन अगर पीछे से वार करता है, साथ रह के वार करता है तो आदमी मार खा सकता है। हमें ये पता हो कि दुश्मन है तो उससे कभी नुकसान नहीं होता। मैं तो कहता हूं दोस्ती और दुश्मनी आमने सामने की हो, दोस्ती है तो वो भी अच्छे से हो, दुश्मनी तो आमने सामने। हम देखेंगे किरण चौधरी खुद, मैं कह रहा हूं तो शाम से इलेक्शन जीत के दिखा दीजिए। और अब मैं आगे की, आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि क्या कांग्रेस में माहौल ठीक है, मैं आज आपको बता देता हूं, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, चाहे रणदीप जी, कैप्टन साहब, चाहे और नेता हैं, हम सब एकजुट हैं और एकजुट होके इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सारे एक हैं और अच्छे से मजबूती से एक होके बीजेपी को हरियाणा से धकेलने का काम हम कर रहे हैं। आप इस बात को ये लिख लें, हमारे सारे नेता एक है। कोई एक आधा जो गद्दारी पार्टी के साथ करता है, ऐसे नेताओं का मैं तो कह रहा हूं, पार्टी ने खुद कुछ नेता हैं जो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो पार्टी के बिल्कुल रडार पे हैं, और ऐसे नेताओं को कोई पार्टी में जगह नहीं है। राहुल गांधी जी ने बड़ी मीटिंग में कहा कि जो पार्टी के साथ दुख की घड़ी में साथ नहीं खड़ा, दो छोड़ के जाता है, मुझे ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। जिसने जाना है बिल्कुल जा सकता है भाई, जो पार्टी के साथ दुख की घड़ी में खड़ा है, कष्ट में खड़ा है, वो मजबूत होता है। राहुल गांधी जी, और हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन देश में मजबूत हो रहा है। जी बिल्कुल। कुलदीप भट्ट जी, क्योंकि आप भी बिजी हैं, तो मैं आखिरी सवाल आपसे करता हूं सर। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि उधर से तो चेहरा घोषित हो गया है। आपको याद होगा कि पंचकुला भी आए थे गृहमंत्री अमित शाह,
और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि बीजेपी में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। नायब सैनी के नेतृत्व में ही, नायब सैनी के चेहरे पर ही बीजेपी जो है चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें संकेत ये मिल रहे हैं कि यहाँ पर चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा और सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद तय किया जाएगा, अगर जो जीत होती है तो विधायक दल के नेता कौन चुना जाएगा, उसके बाद ये तय किया जाएगा। देखिए वो तो हाईकमान फैसला। आप जी 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 कुलदीप जी, मेरा सवाल बस पूरा हो जाए सर। तो लेकिन आप बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम ले रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम आगे, स्वाभाविक सी बात है, भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कई बार और दिग्गज नेता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी में ये संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी चेहरा घोषित नहीं करेगी, अभी तक की जो स्थिति है। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो शायद हाईकमान क्या फैसले लेगी, पर ये सब ने पता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में लड़ेगा। ये इलेक्शन भी जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी सारे सब मिलके, मैंने आपको कहा हमारे सारे लीडरशिप मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। और एक ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, आप लिख लीजिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में आज सारे नेता इकट्ठे होके ये सब है। और रही बात ये, जो मैं तो अपनी तरफ से, मेरी ये राय मेरी अपनी है जी, मेरी अपनी राय है, मैं, मेरे नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मेरी राय है, और दीपेंद्र जी, तो मेरी राय है और मैं ये बात बिल्कुल खुल के कहता हूँ कि हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और हरियाणा की जनता भी ये चाहती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो हाईकमान का भाई क्या कैसे करना है, पर मैं अपनी राय आपके सामने रख रहा हूँ। नहीं बिल्कुल सही बात है भाई, व्यक्तिगत राय रखने का तो पूरा अधिकार है भाई, पार्टी की राय अलग हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत राय रखने का अधिकार तो आपको भी है, मुझे भी है, बिल्कुल सही बात है। और चॉइस आपकी हो सकती है भाई, आप किसको नेता मान रहे हैं ये भी आपको पूरा राइट है सर। और कुलदीप जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सर हर सवाल का आपने जिस तरीके से बारीकी से अपने अंदाज में आपने जवाब दिया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है सर, बहुत इंप्रेस्ड हूं मैं आपसे। और इसके साथ ही सर हम बहुत जल्द आपके पास भी आएंगे सर, एक बार फिर से आपका इंटरव्यू करेंगे, आपके विधानसभा में जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे किस तरीके से पिछले 5 साल में आपने अपने क्षेत्र का विकास किया है, वहां की जनता आपके काम को किस तरीके से देख रही है, उसका आकलन क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। चुनावी रथ में आपको बिठाकर एक बार फिर से आपका इंटरव्यू करेंगे सर, और पूरी उम्मीद करते हैं कि जनता का जो प्यार है, आशीर्वाद है, आपको फिर एक बार फिर से मिले। कुछ कहना चाह रहे हैं आप सर? थैंक यू। एक तो मैं आपका स्वागत करूंगा और आपको हमारे हरियाणा का दही चूरमा और चटनी रोटी आपको खिलाएंगे और आपकी खातिरदारी करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप जल्दी हमारे बादली हल्के में आए, और आपका हम आपका वेलकम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, और आपका भी हम धन्यवाद करते हैं तो आपने हमारे लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप देखते रहिए। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।